हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, एक बार ये घूम रहा है ऐसे, रोटेटरी मोशन है, एक बार ये घूम रहा है ऐसे, तो क्या ये भी एक रोटेटरी मोशन होगी? अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 और आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन के काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन क्या होती है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि एंगुलर मोशन क्या होती है। एंगुलर मोशन को रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक बॉडी किसी सर्कल के अराउंड या किसी रोटेशन में आ रही होगी। जैसे लेट सपोज हमारा जो अर्थ है उसके अराउंड मून क्या कर रहा है, रोटेशन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या है, एक रोटेटरी मोशन है। इस तरह कोई सर्कुलर पाथ था, हम गाड़ी लेके उसके ऊपर ऐसे गोल घूमते हुए जा रहे हैं, तो ये कौन सी मोशन आ गई, रोटेटरी मोशन। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, एक बार ये घूम रहा है ऐसे, रोटेटरी मोशन है, एक बार ये घूम रहा है ऐसे, तो क्या ये भी एक रोटेटरी मोशन होगी? तो आपके पास रोटेटरी मोशन की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक स्पिन मोशन और दूसरी ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन में क्या होगा कि एक बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी और वो एक्सिस बॉडी के साथ टच नहीं हो रहा होगा, और ये जो एक्सिस जिसके अराउंड बॉडी रिवॉल्व हो रही है इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास नहीं हो रहा है, बॉडी के बाहर है, तो ऐसी मोशन को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन में क्या होगा, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास होगी। किस तरह से, देखें ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास हो रही है। दोनों मोशंस रोटेटरी है, एक बार ऐसे घूम रहा था, दूसरी बार ऐसे घूम रहा है। दोनों मोशंस रोटेटरी तो हैं, लेकिन एक स्पिन मोशन और दूसरी ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास होगा और ऑर्बिटल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर से पास होगा। तो ये आपके पास क्या है, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों ही रोटेटरी मोशन की टाइप है। इन दोनों को हमने इस चैप्टर में देखना है। अब आपके पास आता है एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं जिसके मीनिंग बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। एक्चुअली आपकी बुक में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस को समझेंगे तो डिस्प्लेसमेंट समझ आएगा। जैसे आपके पास हमने पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, एक स्केलर था दूसरा वेक्टर था, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। एंगुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब किस तरह से इसे समझते हैं, लेट सपोज एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास कुछ ऐसे, और बॉडी ने मूव करना शुरू किया पॉइंट यहां से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू होती है और मूव होके आ गई इस पॉइंट पे। तो आपके पास जो सेंटर है इस सर्कल का, यहां से अगर इधर तक एक लाइन बना दें, ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आके टच कर जाए उसे हम रेडियस बोलते हैं। इसी तरह अगर इसको में हम देखें, इस वाले को, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस आपके पास ये रहा, ये डिस्टेंस s कवर किया है। और इस डिस्टेंस s को जब बॉडी ने कवर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, तो यहां एक एंगल बन गया थीटा। इस थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। अच्छा, अगर आपके पास लेट सपोज बॉडी यहां पे आके नहीं रुकती बल्कि बॉडी आ जाती यहां पे, लेट सपोज, अब हमारे पास ये s डिस्टेंस है, ये कितना हो जाता, ये यहां तक हो जाता हमारा, ये पूरा डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो जाता अगर बॉडी यहां तक आती, और एंगल की वैल्यू भी बढ़ जाती। अब एंगल कहां से बनता, यहां से पूरा यहां तक हमारा एंगल हो जाता, ये पूरा एंगल। इसका मतलब जब s की वैल्यू कम थी तो थीटा कम था, s की वैल्यू बढ़ गई तो थीटा भी बढ़ेगा। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। ये s आपके पास जिसे मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं आर्क लेंथ। इस s को डिफाइन करते हैं आर्क लेंथ।
ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्टेंस, और आर हमारे पास रेडियस है। अच्छा, अगर लेट सपोज मैं इसके अंदर एक लाइन और बनाता हूं, कुछ ऐसे डॉटेड बनाइए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी रेडियस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा। इसका मतलब एक सर्कल में जो रेडियस की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। रेडियस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो डिपेंड करेगी सर्कल वाइज कि सर्कल कितना बड़ा है हमारा। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, और हमने अभी अभी देखा यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, रेडियस। रेडियस एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की जगह हमारे पास आ जाएगा रेडियस, और फॉर्मूला बन गया S इक्वल्स टू आर थीटा। अब अगर हम इस थीटा की यूनिट और डायमेंशन को देखना चाहें, कैसे देख सकते हैं, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा बराबर होगा S डिवाइडेड बाय आर के। अगर इसकी डायमेंशन देखनी है, डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, इनकी यूनिट्स को पुट करवाएंगे। S की यूनिट मीटर होती है, क्या हो जाएगा, थीटा की डायमेंशन के लिए S की यूनिट भी मीटर, R की भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो थीटा का आंसर क्या आ जाएगा 1। थीटा जब भी या किसी भी क्वांटिटी में यूनिट्स पुट कराएं आंसर 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस है, मीन्स इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये हमारे पास। देन एक ऐसी चीज जिसकी डायमेंशन नहीं है तो उसके हमारे पास बेसिक यूनिट्स नहीं आती, बल्कि हम उसकी यूनिट्स अलग से लाते हैं, जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। आपके पास ये जो थीटा है इसकी यूनिट हमारे पास होती है SI यूनिट, रेडियन है, रेडियन क्या है, एक SI यूनिट है। इसके अलावा हम थीटा को दो वैल्यूज में और भी मेजर करते हैं, एक हमारे पास कहलाता है डिग्री और दूसरा कहलाता है रेवोल्यूशन। तीनों हमारे पास थीटा की यूनिट्स है, लेकिन SI यूनिट क्या है, रेडियन। अब आपके पास एंगुलर डिस्टेंस तो समझ आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वही चीज है जो ये थीटा है, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। किस तरह का फर्क आएगा, सिर्फ हम इसमें करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे और वहीं से एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। जैसे यहां हमने एंगल कहां से मेजर करना शुरू किया, जहां से बॉडी स्टार्ट हुई वहीं से एंगल मेजर करना शुरू कर दिया। यहां ऐसा नहीं होगा, तो यहां कैसा होगा, यहां कुछ इस तरह से होगा। लेट्स सपोज अगेन एक सर्कल बनाते हैं यहां पे, और बॉडी हमारी स्टार्ट करती है यहां से और चली जाती है यहां पे। तो हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमें XY एक्सिस शो करनी पड़ेंगी ताकि पता लग सके कि हम कहां से एंगल मेजर्स करें। ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस। हमेशा हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो पॉजिटिव X एक्सिस होती है, मींस हम जब भी एंगल मेजर करेंगे इस एक्सिस से मेजर करेंगे। तो हमारे पास दो एंगल्स आ जाएंगे यहाँ पे। इनिशियली बॉडी कहाँ पे थी, इस पॉइंट पे, तो एक बार ये लाइन आ गई, बाद में बॉडी कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो पहले एंगल क्या बन रहा है, जब बॉडी पॉइंट A पर है हमारे पास एक एंगल बन रहा है जिसे हम θ1 बोल देते हैं, और एक और एंगल बन रहा है जिसको हम θ2 बोल देते हैं। जो हमने एंगल कवर किया वो कौन सा है, वो तो ये वाला एंगल है जो यहां पे बन रहा है जिसे हम θ बोल रहे हैं। तो θ प्लस θ1 बराबर किसके हो जाएगा, θ2 के। देखें ये वाला θ प्लस θ1 बराबर किसके, θ2 के। तो हम इसे लिखते हैं कि θ2 बराबर है θ प्लस θ1 के। अब θ1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 विच इज इक्वल टू θ, और θ के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, θ2 माइनस θ1। अब ये भी θ था, ये भी θ था, लेकिन फर्क दोनों में क्या आया है कि आपके पास ये वाले जो एंगल्स लिखे हुए हैं ये एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह से हमने कहां से एंगल मेजर करना शुरू किया है, पॉजिटिव X एक्सिस है, इसका मतलब ये डायग्राम इनकम्प्लीट है। हम यहाँ पे एरोज भी लगाएंगे कि एंगल जिस डायरेक्शन में मेजर किया, जैसे ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुआ है, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुआ है, और हम भी एंटी क्लॉकवाइज ही गए हैं। हम ऐसे गए ना,
देखें कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या काउंटर क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। तो अगर हम थीटा की वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दें तो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। जैसे लेट्स सपोज यहाँ थीटा की वैल्यू पता लगी मुझे, मैंने डायरेक्शन भी बता दी थीटा की, तो अब ये एंगुलर डिस्टेंस नहीं रहा बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा हमारे पास। अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं डिफरेंस के इसमें, वो क्या आते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। एंगुलर डिस्टेंस लिख लेते हैं, कैन बी पॉजिटिव और जीरो। एंगुलर डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की शॉर्ट फॉर्म होती है, प्लस करके वीई लिख देते हैं, इसी तरह माइनस करके वीई लिखेंगे तो नेगेटिव और जीरो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। और एंगुलर डिस्टेंस पॉजिटिव जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे। तो अगर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, लेट सपोज हम दो चीजें करते हैं, एक बार ये रही हमारी एक्स वाई एक्सिस, एक बार डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, एक बार डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में भी कुछ डिफरेंस आता है कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ये डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, अगर हमारी रोटेशन मीन्स इसके ऊपर रोटेट करना, अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज गए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव कब होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हमारी मोशन काउंटर क्लॉकवाइज है तो थीटा विल बी पॉजिटिव। अगर हमारी मोशन क्लॉकवाइज है तो थीटा क्या हो जाएगा, नाउ थीटा विल बी नेगेटिव। और लास्ट कौन सा है, जीरो। जीरो कब हो सकता है कि हमारी बॉडी कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे थी, हमारी बॉडी मूव करके आगे आई और वापसी पीछे आके अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गई। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया, यहीं पे एंड हो गया, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि आपके पास दोनों थीटा यहीं पे आ रहे होंगे, थीटा 1 भी और थीटा 2 भी। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास अगर कोई रोटेशन नहीं होती तो, या ओवरऑल कोई रोटेशन नहीं होती, तो हमारे पास कौन सा केस, ओवरऑल नो रोटेशन। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या थे, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कैसे बना सकते हैं, हमने थीटा की वैल्यू इसी फॉर्मूले से फाइंड की, एंगुलर डिस्टेंस आ गया। अब हम डायरेक्शन कहीं किसी और तरह से पता करके उसके ऊपर डायरेक्शन भी लगा दी, तो क्या बन गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ क्या है, डायरेक्शन का फर्क आ रहा है कि ओवरऑल हमारी मोशन कहाँ हो रही है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे गए थे ऊपर तो डायरेक्शन ऐसे बना दी है, इस तरह यहाँ पे डायरेक्शंस हमारे को शो करना ज़रूरी होता है, इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बुक में ऐड किया गया, एंगुलर डिस्टेंस को छोड़ दिया गया। अब आपके पास एक नई चीज़ आती है जिसे कहते हैं सरकमफेरेंस, और उस सरकमफेरेंस से हम इन यूनिट्स को समझेंगे कि ये यूनिट्स क्या है। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक सर्कल था कुछ ऐसे, हमने क्या किया, इस सर्कल को यहां से ब्रेक कर दिया, तो ये यहां से ब्रेक किया और पकड़ के ऐसे खींच के इसे एक स्ट्रेट बना दिया लाइन की तरह। यहां से सर्कल को तोड़ा, पकड़ के इसको स्ट्रेट कर दिया और वो कुछ ऐसी लाइन आ गई। तो इस लाइन की जो लेंथ होगी, इस लाइन की लेंथ वो बराबर होती है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के। एक सर्कल है जिसे हमने स्ट्रेट कर दिया बिल्कुल, और अब क्या चाह रहे हैं हम कि इस सर्कल को स्ट्रेट करके इसकी लेंथ फाइंड की हमने। जो लेंथ की वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर किसके होता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल
के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ये बराबर होता है 2πr के। 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है, r हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब अगर हमें लेट सपोज थीटा गिवन है डिग्री में, हमें बोलते हैं आप रेडियन में बताओ, हमें थीटा दे दिया जाता है रेवोल्यूशन में, कहते हैं डिग्री में बताओ, तो हमें इनकी कन्वर्जेंस और कन्वर्जन फैक्टर याद रखने पड़ेंगे। तो उन्हें याद रखने से एक आसान तरीका है, हम क्या याद रखें, सिर्फ हम इतना सा याद रखें कि एक सर्कल में टोटल कितने डिग्रीज होते हैं, ऑब्वियसली 360 डिग्री, ये तो आपको पता है, आपने प्रोटेक्टर यूज किया है ना, कुछ ऐसे होता है जिसको आप डी बोलते हैं, उसका नाम प्रोटेक्टर होता है। यहाँ 90, यहाँ पर 180, इसी तरह एक और अगर यहाँ ला के रख दिए तो यहाँ 270 और यहाँ पर 360, 90 ऐड हो रहा होता है, 90 180 प्लस 90 270 और 360। एक सर्कल में टोटल जो ये एंगल ऐसे करके पूरा अगर घूम जाए तो एंगल क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियंस के, रेडियन की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं RAD, और ये बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन के। इसे एक एक करके इनकी डेफिनेशन भी समझते हैं और इनकी वैल्यूज कैसे चेंज हो सकती हैं ये भी बताना है हमने। तो किस तरह से आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 डिग्री के लिए। हमें कहा जाता है 1 डिग्री क्या है, जैसे 360 डिग्री आपने बोला कि पूरे सर्कल का, अगर एक बॉडी एक सर्कल पर चलना शुरू होती है और पूरा सर्कल कवर कर देती है तो जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा, 1 डिग्री रेवोल्यूशन में किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। तो एक बार सबसे पहले हम कर रहे हैं किसके लिए, डिग्री के लिए। सबसे पहले डिग्री से हम जाते हैं 1 डिग्री में, डिग्री से हम जा रहे हैं रेडियन में लेट सपोज, तो यहाँ से हम डिग्री और रेडियन वाली वैल्यूज ले लेंगे, तीसरी वैल्यू छोड़ देंगे, तीसरी वैल्यू का कोई काम नहीं है। कैसे, हमने क्या किया, 360 डिग्री बराबर है 2π रेडियन के, इतना तो आपको पता है, हमने यहाँ से लिखा है। अब क्या इस 360 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 360 मल्टीप्लाई 1 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन। हमने क्या किया, 360 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापसी क्या आ जाएगा 360, और 360 अब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। तो यहाँ से हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू आएगी, और वो कैसे आएगी, 2π डिवाइडेड बाय 360 करने पे, 2π डिवाइडेड बाय 360, 0.017, 1 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 0.0174 रेडियन के। अब ये आपके पास MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास आ सकता है 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, 1 डिग्री कितने रेवोल्यूशन के बराबर है, ये भी देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, डिग्री से रेवोल्यूशन जाना है, तो हम वही वैल्यूज लेंगे यहाँ से जो हमारे काम की है। 360 डिग्री इक्वल टू, अब रेडियन में तो नहीं जा रहे, रेवोल्यूशन में जा रहे, हमने ले लिया यहीं से 1 रेवोल्यूशन। अगेन इस 360 डिग्री को मैं कैसे लिख दूंगा, कुछ इस तरह से, 360 मल्टीप्लाई 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन, 360 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 360 रेवोल्यूशन। और अगर इसे डिवाइड करें तो हमें पता लग जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 360 क्या आ जाएगा, 2.77, या पॉइंट्स में 0 पॉइंट करके लिखते हैं, 0.00277 रेवोल्यूशन। ये हमारे पास क्या पता लग गया, 1 डिग्री 0.0174 रेडियन के बराबर है और 1 डिग्री 0.00277 रेवोल्यूशन के बराबर है। ये किसके लिए पता लगा है, हमें डिग्री के लिए। अब हमें 1 रेडियन भी डिफाइन करना है, लेकिन उसे डिफाइन करने से पहले 1 डिग्री समझ तो ले कि 1 डिग्री होता क्या है। 1 डिग्री आपके पास क्या होता है, हमसे पूछा जाए 1 डिग्री को डिफाइन करो, कैसे कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक सर्कल है, इसके सेंटर से हमने एक लाइन पास की, ये रहा सेंटर, यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास की। कितने हिस्से हो गए इसके, 2, एक स्ट्रेट लाइन और पास की, 4 हिस्से हो गए। कितने हो गए, 8 पार्ट्स हो गए, सॉरी अब 8 हो गए, अब 8 पार्ट्स हो गए।
इस तरह से हमने और लाइन पास की, इधर से भी हर लाइन सेंटर से पास होती हुई जा रही है। इस तरह से इसके पार्ट्स होते होते 360 पार्ट्स हो गए इसके। तो जो एक पार्ट होगा उसके ऊपर अगर हम एंगल मेजर करेंगे तो वो 1 डिग्री आएगा। एक सर्कल जिसके पार्ट्स करते करते 360 पार्ट्स कर दिए हमने, तो उसका एक पार्ट, लेट्स सपोज ये 360 पार्ट्स हो गए सपोज कर ले, तो यहाँ पे जो एक पार्ट पर एंगल आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अब हमें रेडियन टू रेवोल्यूशन, रेडियन टू डिग्री जाना है। अभी डिग्री टू रेडियन और डिग्री टू रेवोल्यूशन किया है, अब क्या कर रहे हैं, 1 रेडियन के लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो 1 रेडियन क्या होता है, पहले इसको डिफाइन ये करते हैं कैलकुलेशन, फिर 1 रेडियन डिफाइन करेंगे ताकि बेहतर समझ आए। पहले क्या करें, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू कितने डिग्री, 360 डिग्री। अब 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री। अब अगर इसको डिवाइड कर दे तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ पे हम एक स्टेप बढ़ा लेते, हो सकता है आपको ना समझ आए, कि 2 पाई रेडियन को हम 2 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी आएगा। 2 पाई मल्टीप्लाई 1 वापसी 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे 360 डिग्री, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आई थिंक 57.29 आएगी, इत्तेफाक से मुझे याद है, वरना मुझे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, 57.29 डिग्री, 1 रेडियन 57.29 डिग्री के बराबर है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वैल्यू को आप याद ही रखें, क्योंकि ये एमसीक्यूज में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और आपकी बुक ज़रूर चेंज हुई है, लेकिन चीज़ें काफ़ी सेम है पहले की तरह, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देन हमारे पास अब क्या करना है, बल्कि रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है। रेडियन से डिग्री हो गया, रेडियन से रेवोल्यूशन रह गया, अगेन वही करेंगे, 2 पाई रेडियन बराबर है 1 रेवोल्यूशन के, सही। 2 पाई बिल्कुल इसी तरह सेम यही करें, 2 पाई रेडियन को 2 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन लिख रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन। 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, देखते हैं क्या आती है, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 0.159 रेवोल्यूशन। ये आपके पास क्या हो गया, रेडियन से डिग्री, रेडियन से रेवोल्यूशन। अब क्या रह गया, रेवोल्यूशन से डिग्री और रेवोल्यूशन से रेडियन, लेकिन उसे करने से पहले रेडियन को तो समझ लें कि 1 रेडियन क्या होता है। तो 1 रेडियन आपके पास एंगल की टर्म्स में क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, इसको भी यहीं पे समझते हैं। लेट्स सपोज अगेन एक सर्कल है, और इसके जो रेडियस है वो है r। हमने इसी पॉइंट से चलना शुरू किया, जितना इसका रेडियस था उतना ही डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। ये डिस्टेंस है बिल्कुल इतना ही, रेडियस के बराबर डिस्टेंस यहाँ हमने कवर कर लिया। ये डिस्टेंस कवर किया हमने s, जिसकी वैल्यू बिल्कुल रेडियस की वैल्यू के बराबर है। जैसे अगर रेडियस 5 मीटर है तो जो आर्क लेंथ है वो भी 5 मीटर ही कवर कर ली हमने, सही। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, ये जो भी एंगल होगा थीटा, ये 1 रेडियन के बराबर होगा। अब किस तरह से 1 रेडियन के बराबर होगा, इसके समझने के लिए आपको फॉर्मूले में आना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। अगर ये एस रेडियस के बराबर हो गया, मीन्स हम क्या बोले, एस बराबर है आर के, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एस की जगह पर आर आ जाएगा, और नीचे भी आर है, आर से आर कैंसिल, थीटा क्या आ गया, 1 रेडियन। हम यही तो डिफाइन कर रहे हैं कि अगर एक बॉडी सर्कल पर चलना शुरू होती है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो जो एंगल बना हुआ होगा वो 1 रेडियन होगा। अब लास्ट आपके पास सबसे आसान आता है 1 रेवोल्यूशन, जिसमें हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है।
रेवोल्यूशन। इसमें कोई काम ना करने की वजह यह है कि हमने 1 डिग्री फाइंड किया, 1 रेडियन, अब 1 रेवोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है। एक बार रेवोल्यूशन लेंगे और इसके साथ डिग्री ले लेते हैं तो 1 रेवोल्यूशन बराबर है 360 डिग्री के, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह 1 रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियंस के, तो यहाँ पे भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। तो आपने अगर ये याद रख ली तो आपके एंगल वाले सारे एमसीक्यूज सही हो जाएंगे। आपके पास एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, तो आपको हर चीज़ को लेके चलना है, चॉइसेस में कुछ नहीं छोड़ना है। तो ये आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। एक पॉइंट में दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर हमने एंगुलर डिस्टेंस फाइंड किया है और उसकी डायरेक्शन भी हम बता दें तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है ना, वेक्टर से सिर्फ डायरेक्शन आती है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होगी जिसकी वजह से ये स्केलर, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाएगी तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो ये आपके पास एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस भी आ गए। हमने ये भी देख लिया कि 1 डिग्री किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, रेवोल्यूशन। ये एमसीक्यूज के लिए जो 6 की 6 चीज़ें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये 6 की 6 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट अगर आपके पास आ गया सिर्फ एक टिक लगाना है और नंबर मिलेगा। आपने इसको याद करना मुश्किल है, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं याद है, मुझे सिर्फ एक वैल्यू याद है ये वाली, बाकी इसमें से कोई वैल्यू मुझे नहीं याद। मुझे क्या याद है, ये हमेशा इससे कंपेयर किया जाता है चीज़ों को। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।